नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हुआ हूँ और आज के इस स्टॉक स्पेसिफिक लर्निंग में हम लोग ऐसी कंपनी की चर्चा करेंगे जो हमारे घर में सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, इसके अलावा जो अलग-अलग तरह की फैन्स बनती है उसमें कंपनी कामकाज करती है, चाहे वो स्टैंड फैन की बात किया जाए या अ, टेबल फैन की बात किया जाए। इन सभी जो कि फैन वाली कंपनी है, इसमें इनके पास सीलिंग फैन है, एग्जॉस्ट हैं और ये बेसिकली कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केट में सेल तक का कामकाज करती है। अब मुझे देख कर के काफ़ी मैं शॉकिंग हूँ, अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इतना कम हो सकता है, जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगा के बैठे हैं, तब पे स्टॉक मार्केट के रिएक्शंस का क्या? और इसके अलावा की बात करूँगा, जो कंपनी का कामकाज से होते हुए भी, थोड़ा बहुत कम करते हुए भी, इंटरेस्ट की बात ये है, जो निवेशक केवल अभी तक इस कंपनी में 6000 के आसपास की लिस्ट है, निवेशकों की लिस्ट की बात करें। लेकिन यदि स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें पिछले 6 महीने की, तो करीब 34% की उछाल आई, कंपैरिजन टू द इस टाइम फ्रेम से लेकर के यहाँ तक की बात करूँ तो। लेकिन यदि इस बॉटम से लेकर के हाई तक की रेंज को आप देखेंगे आँख माप करके, तो शायद काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ दर्शाती है, करीब-करीब 50% के आसपास की ग्रोथ दर्शाती है। क्यों नहीं इस स्टॉक की प्रति थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, जिसका नाम है वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। जो कंपनी देखा गया कि 2014 में बनी थी और इसका कामकाज था एंड टू एंड मैन्युफैक्चर का काम, सप्लाई ऑफ द सीलिंग फैन, एग्जॉस्ट फैन, जो कि स्टैंड फैन की बात करती हैं, ब्रशलेस लिस्ट की बात करती है। तो इसकी फंडामेंटल स्ट्रेटजी कहती है कंपनी को लेकर के, जो बुक वैल्यू करीब 50 करोड़ के आसपास, सॉरी 50 रुपए का, इंटरेंसिक वैल्यू 82 का, और मार्केट की करंट सिचुएशन की प्राइस 1522 का, जबकि हायर टू हायर 1620 तक गया था। अर्थात ये अपनी ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास दोबारा पहुंचने के कगार पे है, जबकि बॉटम इतनी छोटी सी है, 263 रुपए का। सोचने वाली बात है, 263 से लेकर के 1600 से ज्यादा की सफर तय किया है, जबकि मार्केट कैप आज भी करीब 2000 करोड़ के आसपास कहता है। आरओई करीब 15% के आसपास, आरओसी भी करीब 15% के आसपास। स्टॉक की जो डिमांड है मार्केट में लेकर के, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इसकी फैन की डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, इनकी स्टॉक की डिमांड की बात करूं, तो कंपैरिजन विद द इंडस्ट्रियल की पी से करीब करीब कह सकता हूँ कि 2.5 गुना है, मतलब 150% एक्स्ट्रा है। और ये इसके हिसाब से ओवर वेटेज की बात करें, ओवर वेटेज के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, इनकी क्वालिटी काफी बेटर है, और ये क्वालिटी बेटर है और आज भी ये सस्ता रेट में मिल रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। चलिए इन सभी पन्ने बाय पन्ने की हम पहलू बाय पहलू समझने की प्रयास करते हैं। जहां पे डेट टू इक्विटी के बारे में 1.24, करंट रेशियो का माप 1.15, प्रमोटर्स होल्डिंग करीब 72% के आसपास, और डिविडेंड भी कंपनी पे करती है अपने निवेशकों को लेकर के। और इसके अलावा देखा गया है करीब 80% की अर्निंग करती है अपनी फेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली, और इसके अकॉर्डिंग मार्केट की डिमांड इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से 1522 तक पहुंची, अभी भी निकल गया। इन सभी पहलुओं पे थोड़ा सा फोकस करते हैं, समझने के प्रयास करते हैं। इनका रिजल्ट सितंबर तक का भी रिजल्ट आ चुका है, नहीं आया सॉरी, अभी तक जून तक का रिजल्ट अपडेटेड है। इस जून तक के रिजल्ट में थोड़ा सा पार्ट को हम एनालिसिस करते हैं और समझने की प्रयास करते हैं। यहाँ तक देखा गया कि कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ रहा है, वो लगातार बढ़ती नजर आती है, पिछले कुछ पीरियड की बात, खास करके पिछले वाई वाई को कंपेयर करेंगे तो 100% बढ़ गई। इसके अलावा देखा जाए कि चाहे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें, बाकी सारे एक्सपेक्टेशन की बात करें, ईयरली ग्रोथ की देखें तो लगातार इंक्रीज करती हुई नजर आती है, जबकि पिछले साल से वाई वाई के बेसिस पे 41% और नेट प्रॉफिट मार्जिन में भी करीब 14% के आसपास की उछाल दायर करती है। यदि नंबर की बात कर लें तो नंबर में देखा गया कि करीब करीब 231 करोड़ तक की टर्नओवर क्रिएट करती है, जो कि पिछले पीरियड से थोड़ा सा गिरावट दर्ज करती है, मार्च से जून वाले पीरियड में। इसके अलावा की बात किया जाए तो ये कह सकते हैं कि इनके जो
प्रॉफिट थी, वो प्रॉफिट कई बार कंपनी में देखा गया, कंपनी नुकसान में भी गई है। जबकि कई बार कंपनी प्रॉफिट भी बुक करी। नुकसान के पीछे कारण क्या है? नुकसान के पीछे मेन कारण देखने को मिलते हैं कि ऑपरेटिंग ऑपरेशंस से ज़्यादा खर्च हो जाता है। जहां ऑपरेशनल प्रॉफिट इनके पास करीब 2-2.5% के आसपास बचती है, तो नेट प्रॉफिट इनके आधा बचता हो। ऐसा ही बात करती है। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो ईयरली ग्रोथ कंपनी में लगातार इंक्रीज करती नजर आती है, जबकि क्वार्टरली ग्रोथ में हमने देखा कि अप डाउन चलती रही है सीजन टू सीजन के बेसिस पे, लेकिन ईयरली ग्रोथ में 11 करोड़ तक की प्रॉफिट को उन्होंने बुक किया, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 4% ऑन एवरेज निकल के आती है। इनके लिए जो चिंता की विषय ये है, जो अदर सोर्स ऑफ इनकम इनके पास 0/0 निकल के आती है, बट इनके पास लायबिलिटीज इंटरेस्ट पार्ट को लेकर के थोड़ा सा बना हुआ, जो कि साल दर साल 4-5 करोड़ के आसपास की एक इंटरेस्ट की बर्डन बन जाती है। लेकिन रिस्क टू रिकंसलेशन के पार्ट में यदि हम रिस्क को देखें, तो यहाँ पे रिस्क काफी ज्यादा कहती है, यहाँ पे आके फंसती है ये। जो पंखा बनाती है, लगता है पंखा बनाने के बाद पंखा घर में लग जाती है, एक सीजन चल भी जाता है, तब पैसा इनके पास उसके बाद आता होगा, शायद ऐसी बात कहने। या उधार पे तो नहीं बेच रहे हैं? उधार पे बेच रहे हैं तो किसको बेच रहे हैं? क्या कितनी टाइम फ्रेम में इनके पास पैसा आता है? तो पहले पैसा इनके पास सही टाइम पे आ जाती थी, आजकल थोड़ा सा डिले चल रहा है। शायद मार्केट में एक तो नेट प्रॉफिट मार्जिन भी कम है, और पैसा भी लेट से आएगा, तो कैश फ्लो की हालत तो ऐसी की तैसी होना चाहिए था। लेकिन कैश फ्लो कहता है कि 4 करोड़ जो पॉजिटिव इनकी दर्शाती है। इनकी अगली पड़ाव की तरफ देखें, जहां पे बैलेंस शीट की फिगर को, तो यहाँ पे बोरोइंग्स को लेकर कंपनी 25 करोड़ से सीधे 60 करोड़ इंक्लूड करती है। क्या करती है? 60 करोड़ की फंड लेती है, और इस 60 करोड़ की फंड को यूटिलाइजेशन कहाँ करती है? यूटिलाइजेशन में देखा गया कि इन्होंने केवल केवल अदर एसेट्स के अंदर इनका यूटिलाइजेशन देखने को मिला है, और अदर एसेट्स में इनके पास करीब 221 करोड़ की उधार पड़ी। देखिए, यहाँ पे भले चार्ट में कुछ और कहती है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग की यदि हम बात करें रिसीवर्स को लेकर के, उधार सेल्स को लेकर के, तो समझ में आ पाई कि 221 करोड़ का उधार है, जो इनके पास 141 दिन में आएगा, अर्थात 4 महीने में पैसे आएंगे एक सीजन के बाद। मतलब सीजन के बाद शायद उनके रिटेलर हैं या फिर उनके फ्रेंचाइजीज हैं, वो उनको पैसा देते होंगे, ऐसा बात करता हूँ जो डेटा की बात। अब इसी अकॉर्डिंगली यदि हम इन चर्चों पे देखें तो आखिर परसेंटेज क्या है, तो 221 करोड़ के आसपास क्या। इन आंकड़ों से यदि हम 3 नंबर को लें, 570 करोड़, 221 करोड़, और टोटल प्रॉफिट है 10 करोड़। इन तीनों नंबर को आपस में कंपेयर करके देखिए और परसेंटेज देखिए, तो आखिर डेटर्स रेशियो क्या कहता है, प्रॉफिट वर्सेस डेटर रेशियो क्या कहता है, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियोज क्या कहता है। इन तीनों के बाद एक कंक्लूजन निकलेगा कि आखिर रिस्क फैक्टर कितनी कहती है, आखिर कितनी 30% की रिस्क है, 40% रिस्क है। यदि इतनी परसेंट की मार्केट में कंपनी ने रिस्क ले रखा है, हो सकता है स्टॉक में इतनी परसेंट के रिस्क को लेकर के कवर देखा जा सकता है। और आते हैं अगले पड़ाव पे, जहां पे ईयरली ग्रोथ की तरफ चर्चा करें, तो ये देखा जा सकता है कंपनी का सेल्स को लेकर के, सेल्स लगातार इंक्रीज करती है, प्रॉफिट भी लगातार बढ़ी है, स्टॉक प्राइस सीजीआर इन दोनों के मुकाबले दोगुने से ज्यादा रफ्तार से भाग रहे हैं, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी इनको ऑन एवरेज के आसपास से बॉटम सपोर्ट देती नजर आती है। इसके अलावा की बात करें, क्या अक्सर हम लोग देखते हैं ना कि बैलेंस शीट की फिगर को देख लिया, एक चार्ट को देख लिया कि अच्छा यहाँ पे बैलेंस शीट तो लगातार बिल्डअप कर रही है, तो यहाँ पे बिल्डअप करने के साथ साथ हमें इन पॉइंट आउट को भी समझना चाहिए कि आखिर बैलेंस शीट के अंदर जो उन्होंने पीएल में दिखा दिया, दिखावा किया, उसके पीछे रिस्क कितनी कहती है, रिस्क कितनी परसेंटेज की बनती है नेट प्रॉफिट मार्जिन डेटर्स को लेकर के, उसी के अकॉर्डिंगली स्टॉक मार्केट की रिएक्शंस को क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। अब आते हैं अगले पर, जहाँ पे पीयर्स में देखा गया कि हेवेल्स हैं, क्रॉम्पटन्स हैं, वंडर। मुझे लगता है कि इन तीनों के अलावा मार्केट में ढेर सारी कंपनी है जो कि इक्विपमेंट्स बनाती है, चाहे बजाज इलेक्ट्रिकल की बात करूँ, ढेर सारी कंपनी, जहाँ की बीएससी के ऊपर पीयर्स की बात करेंगे, तो शायद हम ये देख पाए जो बीएससी के ऊपर जो पीयर्स इसके पीयर्स की ग्रुप के अंदर आती है, उस ग्रुप में ये कह सकते हैं कि करीब करीब कौन सी कंपनी शामिल है,
इसमें ब्लू स्टार कंपनी है, फोब्सको है, ज़ेपांस जैसे कंपनी भी शामिल है जो कि इस इक्विपमेंट बनाती है। लेकिन वहाँ के अकॉर्डिंग कुछ और कहता है, यहाँ के अकॉर्डिंग कुछ और कहता है। इन दोनों के लिए एक अलग से किया जा सकता है कंसोलिडेट करके डेटा, तब एग्जैक्टली निचोड़ निकल सकता है कि आखिर इसमें क्या हो सकता है या क्या पॉसिबिलिटी बनती है। जहाँ तक निवेशकों का सवाल है मैनेजमेंट की तरफ से, उपहार की तरफ से, हार वाली चीज को लेकर के, तो कंपनी फाइनल डिविडेंड देती है, इंटरिम डिविडेंड देती है और स्टॉक को स्प्लिट भी कर देती है 10 के बदला 1 भी करके। अब क्या करने वाली है? देने वाली है, जो कि 12/11 को देगी। अभी तक 2 बार डिविडेंड दे चुकी है साल में, और अगले मैं 12 तारीख के आसपास में इसको 1 के बदले 10 शेयर भी कंपनी देगी। ठीक है, अब इसकी इन्हीं पहलुओं की तरफ थोड़ा सा और फोकस करते हैं, तो निवेशकों की तरफ। जहां निवेशकों में प्रमोटर के अलावा जो कंपनी है उसमें एफआई की अच्छी खासी भूमिका रही, जिसमें कि निको ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड पहले किसी और फंड में था, बाद में किसी और फंड में ट्रांसफर हो गया। पब्लिक के पास जो होल्डिंग है 19% के आसपास की होल्डिंग है, जिसमें से कुछ बड़े प्लेयर हैं, मतलब 10% के आसपास तो किसी ने इसको बंच करके रखा हुआ है। करीब करीब कह सकते हैं कि 9% के आसपास मार्केट में होल्डिंग है। उस 9% की होल्डिंग में करीब करीब 6-7 हज़ार के आसपास की निवेशकों का लिस्ट शामिल है। जबकि कंक्लूजन के बारे में कहता है कंपनी अच्छी खासी गुड प्रॉफिटेबिलिटी दे चुका है, स्टॉक प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका है बुक वैल्यू से। रिस्क फैक्टर की बात यहाँ बिल्कुल नहीं दिखाती, लेकिन हमने उसको दिखाया कि रिस्क फैक्टर है एज पर द डेटर्स रेशियो, एज पर द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो अकॉर्डिंगली टू। इसके अलावा की बात किया जाए तो ये देखा जा सकता है कि कंपनी अपने सेक्टर के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस कर पाती है कि नहीं। तो सेंसेक्स के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जब से 2 साल में लिस्टिंग हुआ है, कंपनी बेटर टू बेटर परफॉर्मेंस किया है। कह सकते हैं कि एफडी के इंटरेस्ट रेट जो 8 से 10% होती है, उसके कंपैरिजन काफी ज्यादा दिया है। स्टॉक मार्केट है, रिस्क के साथ रिटर्न काफी बेटर है। इसके लिए गोल्डन रूल को हमेशा जानना जरूरी है, और ये अप्लाई यदि होती है तो मार्केट में कुछ ना कुछ दे के ही जाता है लेके। शायद एडजस्ट की बात करूं, लेके तो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यदि गोल्डन रूल कहता है कि जब भी, क्योंकि मार्केट में हमेशा ट्रेडिंग हो रही है, जब भी लिया जिस भी प्राइस पे लिया उसको न्यूट्रल मान करके, स्टॉक मार्केट है तो रिस्क होगा, एक रिस्क देखना पड़ेगा। रिस्क की परसेंटेज आपकी खुद होगी, डिसाइड होगी, क्यों किसके अकॉर्डिंग? आपकी खुद की फाइनेंशियल्स के अकॉर्डिंग। एक्सपेक्टेशन जितनी होगी उसके आसपास प्रॉफिट को बुक करना है, रिस्क को मिनिमाइज करते रहना है। और टर्म के अकॉर्डिंगली, जो टर्म अर्थात पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो अपने हमने 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, जो भी टाइम फ्रेम की बात करूँ, उसको देख करके ट्रेंडिंग व्यू को मद्देनजर रखते हुए यदि फाइनेंशियल डिसीजन के साथ एक प्रिंसिपल बनाते हैं, ऑब्वियसली कामयाबी मिल जाती है और मार्केट से कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। शायद डूबने की सिचुएशंस नहीं होती है ऑन एवरेज की बात करें। हमने थोड़ा सा पॉइंट समझने की प्रयास करते रहते हैं। एज अ टाइम फ्रेम यदि 1 साल की बात करूं तो 400% से ज़्यादा की उछाल बना चुकी है वैसे वैसे तो वहाँ पे 2 साल के डेटा की बात कर रहा था, यहाँ पे करीब 1 साल में 400% से ज़्यादा की उछाल कंपनी, जिसका नाम है वंडर्स इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की बात हमने किया था। दोस्तों हमारे साइड से किसी भी स्टॉक हो, चाहे मल्टीवैगर हो, पेनी हो, या फिर सरकार की हो या प्राइवेट हो, कोई भी ट्रेडिंग की बात, कोई भी एडवाइजरी की बात बिल्कुल शामिल नहीं है, ओनली एज अ लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कुछ नई स्टडी के साथ, तब तक के लिए एंजॉय एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।